Welcome you all, myself Pransu Kumar Pathak, and in this lecture we will discuss part 7 of DBT JRF question and answer sessions. Okay, so अभी तक हम लोगों ने कई क्वेश्चंस डिस्कस किए, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा किया और हम अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो डियर फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज एम्फोटेरिसिन बी इज क्लिनिकली यूज्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग पैथोजेंस. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है कि सारे डिजीज और उसके पैथोजन कौन है, कैसे वो यूज होते हैं, कैसे उनका क्या एक्शन मैकेनिज्म है, आपको याद रखना है. तो एक्चुअली जो एम्फोटेरिसिन बी है वो कैंडिडा एक फंगस है जो कि बहुत ही मतलब बुरा पैथोजन है. ये क्या करता है, नाखूनों में हो जाए तो कैंडिडाइटिस के कारण क्या होता है, आपके जो नेल्स हैं उनका देखने का मतलब कलर वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. तो कैंडिडा स्पेसीज को पैथोजन को क्लिनिकली ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी का उपयोग करते हैं. ठीक है, थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है? थेरेपेटिक इंडेक्स को अगर आप निकालना चाहें तो वो क्या होता है, रेशियो होता है लीथल डोज और इफेक्टिव डोज का. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. हाँ, ये रेशियो होता है कैंडिडा स्पीसीज और ये क्या हो गया, लीथल जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो क्या होता है, LD50 लीथल डोज 50, और जो इफेक्टिव डोज होता है जब कोई ड्रग काम करना शुरू कर देता है उसे कहते हैं इफेक्टिव डोज. और LD कहते हैं जब 50% ऑफ द सिस्टम इज डेथ, है ना, तो वो कहते हैं LD50. तो थेरेपेटिक इंडेक्स का जो रेशियो होता है वो कहता है LD50 डिवाइड बाई ED50. ओके, चलिए अब है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज यूज फॉर रेडियो ओपेक डाई. तो रेडियो ओपेक डाई जो होता है बैरियम सल्फेट को कहते हैं. ठीक है, बैरियम सल्फेट यूज होता है. और एक काम और करना है, रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड इन मेडिकल सिस्टम, है ना. रेडियो आइसोटोप्स का क्या उपयोग है मेडिकल सिस्टम में वो देख लीजिएगा. ठीक है, और एक चीज़ जो आइसोटोप्स का यूज बायोलॉजिकल सिस्टम में रेडियो लेबलिंग के लिए यूज करते हैं, है ना. और भी कई चीज़ मोलिकुलर बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है रेडियो आइसोटोप्स का, तो वो आप पढ़ लीजिए कहीं से. ठीक है, जैसे फॉस्फोरस को करते हैं लेबल, है ना, कहीं कहीं सल्फर को लेबल करते हैं, प्रोटीन डिटेक्शन के लिए सल्फर को करते हैं, है ना. और जब आपको न्यूक्लिक एसिड को करना हो तो फॉस्फोरस को आप करते हैं ना. तो ये सब आपको क्या करना है, रेडियो आइसोटोप्स के बारे में आपको जानकारी रखनी है. ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन इज फिनोटिपिकली फीमेल बट हर interphase somatic nuclei do not display existence of bar body. Which of the following condition could explain the above feature? So this is feature of Klippenter syndrome. Sorry, Turner syndrome. Klippenter syndrome नहीं. ठीक है, तो ये बार बॉडीज के बारे में पढ़ लीजिए. ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लिफेंटर सिंड्रोम में क्या होता है, और भी जो जेनेटिक डिजॉर्डर्स हैं उनको आप एक जगह इकट्ठा करें और कोशिश करें उन पर एक अच्छा सा नोट आपके पास हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. ओके, नाउ ठीक है, अब इस पेडिग्री को हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे कि ये सेक्स लिंक रिसेसिव क्यों है. सेक्स लिंक कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो. ये सेक्स लिंक रिसेसिव इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि देखिए इन्फेक्टेड जो फादर है, ठीक है, उसका जो भी प्रोजेनी जो बच्चा है वो क्या है, इन्फेक्टेड. इन्फेक्टेड मदर इवन अगर है तो उनके जो बच्चे हैं वो क्या है, इन्फेक्टेड है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोजोम तो आएगा. तो ये सेक्स लिंक तो है क्योंकि ये फादर से जब जा रहा है एक्स क्रोमोजोम, देखिए तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो क्या है, डिजीज्ड. तो ये एक्स लिंक तो है क्योंकि यहाँ पे फीमेल, अगर यहाँ पे इस जनरेशन का देखिए फीमेल क्या है कि भैया डिजीज्ड है. तो डिजीज्ड होने के कारण क्या है कि जो प्रोजेनी इसका यहाँ पे है वो क्या है, एवी डिजीज है. तो यह रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज का क्या है, एग्जाम्पल है. तो पेडिग्री भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, और आपको पेडिग्री पे और भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सारा पेडिग्री को आप अच्छे से देखें. पेडिग्री पर हमने अभी कोई वीडियोस नहीं बनाया है, बट हाँ जल्दी ही हम बनाएंगे. बट ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. C band
ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम स्पेसिफिकली रिवील। सी बैंड किस चीज़ को बताता है? तो ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म बताता है वाई क्रोमोसोम का, ठीक है। तो एक कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम 1, 9 और 16 एंड वाई क्रोमोसोम जो बेसिकली है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जो वाई क्रोमोसोम था वही बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी ये सब चीज़ें से आपको कोई मतलब नहीं था। ये क्वेश्चन खास करके वाई क्रोमोसोम के बारे में पूछना चाह रहा था आपसे, ठीक है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हम ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यह है ब्लोसम 40 एंड पैम 250। आप ध्यान से देखो कि ब्लोसम कम होना चाहिए, ठीक है। ब्लोसम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और पैम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पैम जो होता है म्यूटेशन को बताता है, और या ब्लोसम जो होता है वो कंजर्व्ड सीक्वेंस को देख करके एक मैट्रिक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ब्लोसम क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, और पैम मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। वो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ब्लोसम 40 और पैम क्या होगा? 250 इज द राइट ऑप्शन, ओके। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सॉरी, अब देखिए UPGMA, दिस इज यूज फॉर फाइलोजेनेटिक ट्री एनालिसिस, ओके। नाउ क्लस्टल W इज यूज फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब ध्यान से देखो Q का 4 कहाँ है? लो Q का 4 जैसे ही हमने किया तो एक ही में ऑप्शन से मट गया, देख रहे हो। और UPGMA देखो फाइलोजेनेटिक ट्री, तो देखो 1, 2 से देखो एक ही आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देख रहे क्लस्टर W मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए ओमेगा 3 भी यूज होता है, ठीक है। क्लस्टल ओमेगा भी यूज होता है, ठीक है। क्लस्टल ओमेगा, ठीक है। ओमेगा भी आप देखिएगा, ठीक है। ओमेगा भी यूज होता है फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए, ठीक है। अब और अब स्विस प्रोट है। स्विस प्रोट क्या है? प्रोटीन सीक्वेंस का डेटाबेस है, ठीक है। और भैया आपका रैस्मॉल जो होता है 3D स्ट्रक्चर व्यूअर है, ठीक है। रैस्मॉल में अगर PDB फाइल आप खोलना चाहें तो रैस्मॉल में आप खोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब है यहाँ पे कह रहा है व्हेन सर्चिंग द ब्लॉक्स ऑफ प्रिंट्स डेटाबेस a match is just a significant if a significant motif is matched, two motifs are matched, the e value is above than e to the power -4, the combination of e value above a given threshold is reported for multiple motif match. So this is the right option, okay. चलिए, the as the e value of blast search becomes smaller, it means the score tend to be the larger, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आपको ये याद रखना पड़ेगा। इवन ब्लास्ट जितने भी टाइप्स के होते हैं, एन ब्लास्ट क्या होता है, पी ब्लास्ट क्या होता है, टी ब्लास्ट एक्स क्या होता है ना। तो ये सारे जो ब्लास्ट के टाइप्स हैं उनको आप क्लियर कर लो। ब्लास्ट एक्स क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साई ब्लास्ट क्या होता है, PSI ब्लास्ट क्या होता है ना। सारी ब्लास्ट टेक्निक्स के जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी अदर टाइप्स हैं उनको आप क्लियर कर लो, दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम। डैम श्योर फ्रॉम ब्लास्ट 2 or 3 क्वेश्चन मस्ट बी देयर इन योर बायोइन्फॉर्मेटिक्स पेपर, ओके। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और यहाँ पे जो बात कर रही है वो रिजोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल पे। तो जितना कम एंगस्ट्रॉम का आपका क्रिस्टल डिफ्रैक्ट होगा उतना ही अच्छा रिजोल्यूशन माना जाता है। अब यहाँ पे आप देखो, यही क्वेश्चन का आंसर है कि जितना कम रिजोल्यूशन होगा, जितने कम में रिफ्रैक्ट हो जाता है आपका बैंड, जितने कम में आपका क्रिस्टल्स आपको फ्रैगमेंट दे देता है, तो वो जितने कम एंगस्ट्रॉम में अगर वो खुलेगा उतना ही बेटर रेजोल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे दे रहा है कंसीडर दैट यू collect X-ray diffraction data of 3 protein crystal represent protein A, B, C. So you have protein A, B and C, okay, and for A 8, for B 5 and C for 3. तो better resolution किसका होगा? C, because जिसके पास कम एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा that will be better resolve. So protein C crystal is having higher resolution, okay. चलिए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है, इन ए प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू हैव आइडेंटिफाई एन ऑप्टिमल प्रोटीन कंसेंट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन कंसेंट्रेशन टू यील्ड ए क्रिस्टल। आपको सब कुछ पता चल गया, आपने प्रोटीन को कैसे क्रिस्टल में चेंज करना है, आपका कितना प्रोटीन का कंसेंट्रेशन होना चाहिए और क्या ऑप्टिमल उसका यील्ड होना चाहिए ताकि वो क्रिस्टल बन सके। नाउ आपसे कहा जाए इफ यू आर आस्क्ड टू ग्रो द क्रिस्टल अगेन विथ प्रोटीन सॉल्यूशन दैट इज 4 टाइम मोर कंसेंट्रेटेड, 4 टाइम मोर कंसेंट्रेशन है प्रोटीन का, तो हाउ विल यू अल्टर द प्रेसिपिटेशन कंसेंट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन कंसेंट्रेशन को आप क्या करोगे, क्योंकि अब आपको प्रेसिपिटेट अगर जल्दी बन जाएगा प्रोटीन को तो वो क्रिस्टल में चेंज नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, प्रेसिपिटेशन का डिक्रीज प्रेसिपिटेशन कंसेंट्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपको क्रिस्टल मिलेगा। समझ में आई बात? चलिए नाउ which of the following statement is true for two different tripeptide consist of either glycine or proline। ग्लाइसिन ट्राइपेप्टाइड, ये रामाचंद्रन प्लॉट का क्वेश्चन है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड रामाचंद्रन प्लॉट, सो डियर फ्रेंड इफ यू डोंट नो अबाउट रामाचंद्रन प्लॉट गो देयर and try to watch that lecture and then come back to solve this question, okay? तो tripeptide will have glycine tripeptide, glycine tripeptide कहने का मतलब क्या, glycine is 3 times 3 glycine, okay? So glycine will have relatively larger allowed area on the Ramachandran plot, that is right, कोई नहीं गलत कर सकता। अब नेक्स्ट, प्रोलीन ट्राइपेप्टाइड will have relatively larger allowed area in Ramachandran plot, गलत। रामाचंद्रन प्लॉट में प्रोलीन क्या करता है, प्रोलीन रिस्ट्रिक्ट करता है, हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। प्रोलीन जहाँ पे रहेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अलाउड ही नहीं है कि प्रोलीन होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे। बोथ द ट्राइपेप्टाइड विल फॉल इन प्राइमरली इन डिसअलाउड रीजन, नो, दोनों नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइसिन क्या होता है, अलाउड रीजन में होता है और प्रोलीन क्या होता है, नॉन अलाउड रीजन में होता है। बोथ ट्राइपेप्टाइड विल फॉल इन ओवरलैप इन अलाउड रीजन ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, ये भी गलत है, तो राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, क्लियर हुआ, और ये ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आप वहाँ पे आप रामाचंद्रन प्लॉट का जो वीडियोस है उसको देखेंगे तो आपको एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेट एक टेक्निक होता है जो यूज होता है प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडीज के लिए, ओके? सो फ्रेट एक्सपेरिमेंट डोनर ऑफ साइनाइन फ्लोरेसेंट प्रोटीन दैट इज CFP विच हैव एक्सीजन, जो एक्साइटेशन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा है वो इतना पे रिस्पेक्टिवली दिया गया है, एंड एक्सेप्ट एक्सपेरिमेंट विथ येलो प्रोटीन YFP दैट हैज एन दिस एंड दिस, ए इसका emission और absorption spectra respectively, under the condition where a significant FRET is observed that will happen to the FRET signal if emission of CFP mid shift to 475 nanometer। क्या हो रहा है, दरअसल हो क्या रहा है, ध्यान से सोचो। CFP का इमिशन स्पेक्ट्रा शुरू में कितना पे है, 485 पे, अब शिफ्ट कहाँ कर गया, 475 पे। घट रहा है बढ़ रहा है, ऑब्वियसली घट रहा है, तो घट रहा है भी। साफ क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यू विल गेट द आंसर। चलिए अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड को कंसीडर करना है, एनालाइज थ्रू MS मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई हैव कवर्ड ए लॉट, इफ यू वांट टू गो एंड वांट टू चेक that is already video is available on my YouTube channel, my dear friend, go there and try to learn। These peptides are generated by proteolytic cleavage। मैंने ये भी बताया कि प्रोटियोलिटिक क्लीवेज में कैसे होता है, मैंने इवन हर प्रोटीन की सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी भी किया है, क्वेश्चन आंसर भी किया है इस पर, ठीक है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन मैमेलियन सेल एंड अंडरगो, सबसे पहले क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन, सेकेंड है फॉस्फोरिलेशन एंड थर्ड इज एसिटाइलेशन, है ना। What will be the expected positioning of the spectra corresponding to these peptides, smaller to the larger one? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ग्लाइकोसाइलेशन कौन करता है, तो थ्रियोनिन, अर्जिनिन एंड, ठीक है, तो इस तरह से जब ऑर्डर देखोगे तो ये आपको ऑर्डर करेक्ट मिलेगा। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन कौन करता है,
बताओ, सेरीन, थ्रियोनीन, है ना, तो ये करता है, ठीक है। अब है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन हमेशा इस पे होता है, स्पाराजिन पे। तो जब आप सीक्वेंस जब आप देखेंगे, ठीक है, जब ये सारी चीज़ों को देखेंगे ध्यान से ना, तब आपको उस चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या करो कि जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन का लेक्चर है उसमें आप जाके देखो, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट, वी विल मीट with the other question on the. Thank you so much for watching this lecture. Bye, take care.